अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रैक्टिकल एंटरप्रेन्योरशिप में प्रैक्टिकल एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी मिसाल जेफ बेजोस को डिस्कस करेंगे। ये अमेरिकन इंटरनेट एंटरप्रेन्योर हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और इसके साथ साथ वो मीडिया के भी मालिक हैं, यानी कि एक न्यूज़पेपर के भी मालिक हैं, और वो अपने बिजनेसेस के अंदर एक इन्वेस्टर की हैसियत भी रखते हैं। अगर आप ये कहें कि जेफ बेजोस ई कॉमर्स के बानी हैं तो गलत ना होगा। और वो इस वक्त अमेज़ॉन जो के साथ साथ वॉशिंगटन पोस्ट के मालिक हैं, और स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंदर वो उनके पास ब्लू ओरिजिन नाम की एक कंपनी भी है। ये सारे बिजनेसेस जो हैं मिला के वो अगर देखा जाए तो वो इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन आदमी हैं। अगर आप जेफ बेजोस की सोच को जानने की कोशिश करें तो उसके अंदर हम बिज़नेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं मंत्रा। मंत्रा एक हिंदी लफ्ज़ है, मगर ये बिज़नेस वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा इसको, खुसूसन ये एशियन ओरिजिन के जो लोग हैं वो इसको, उन्होंने बहुत इसको आगे लेके गए हैं। और ये वो चीज़ है कि जैसे वो कहते हैं कि आप बार बार दोहराएं और आपके जहन के अंदर ये बात हर वक्त रहनी चाहिए, और इसी के इर्द गिर्द आपके सारे फैसले और काम करना के जो भी आपने वो स्केजुल्स किए हैं उसी के मुताबिक होने चाहिए। और इनका जो मंत्र है बहुत सिंपल सा है, वो है गेट बिग फास्ट, यानी कि बहुत जल्दी से जल्दी बड़े बन जाओ। और उसी के हिसाब से इन्होंने अपने ऑपरेशंस को बड़ा सा बड़ा बनाया है, और वो मार्केट पे डोमिनेट करने की भरपूर सलाहियत पैदा करते रहते हैं। वो इस वक्त सबसे बड़ी ऑनलाइन बिज़नेस जो होता है सेल्स का, उसकी कंपनी के मालिक के साथ साथ वो इंटरनेट के की भी एक कंपनी के मालिक हैं, जिससे उनको बहुत ज़्यादा आमदनी होती है। वो जो है काम करते हैं, उसमें एक चीज़ है वर्चुअल असिस्टेंट। जो बच्चे कंटेंट राइटिंग को जानते हैं और ऐसा काम करते हैं जो घर बैठे होता है, और उसके जो जिन लोगों को सर्व करते हैं वो दुनिया के किसी भी कोने में हो सकते हैं, उनको सर्व करते हैं और उससे उनको ख़ती रकम हासिल होती है। ये काम वो अमेज़ॉन वेब सर्विसेज की ब्रांच से करते हैं। इन्होंने जब वॉशिंगटन पोस्ट ख़रीदा अखबार, तो वो कुल टोटल $250 मिलियन का था। ये 2013 की बात है। और उस वक्त तकरीबन जो उनके असासे थे, या आज के भी असासों से अगर आप देखें तो उनके असासों का कुल टोटल 600वां हिस्सा भी नहीं था। और उसके साथ साथ उन्होंने अपने एक्सप्लोर किया एक और कंपनी जिसे वर्चुअल कैपिटल फर्म भी कहते हैं, और वो जो है आपकी इन्वेस्टमेंट से मुतालिक है। अगर हम जेफ बेजोस के मुतालिक बात करते हैं तो उनके मुतालिक कहा जाता है कि वो एक सेल्फ मेड इंसान है। जबकि सेल्फ मेड इंसान के से हम ये तस्वुर करते हैं कि शायद उसने सारे वसाइल जो हैं ख़ुद से पैदा किए हों, तो वो मिसाल जेफ बेजोस में नहीं मिलती। मगर हम ये कह सकते हैं कि जेफ बेजोस ने बड़ी हद तक अपने आप को इस काबिल किया कि वो आज दुनिया के कामयाब तरीन लोगों में शुमार किए जाते हैं, खुसूसन बिज़नेस की वर्ल्ड में। अब आप देखिए कि हम दो एग्जांपल्स लेते हैं मालदार होने के। एक वो लोग लेते हैं जो वाकई मालदार हैं, और उन्होंने जो है वो अपने आप को सेल्फ मेड किया, बहुत गुर्बत की हालत से शुरू हुए, जिसमें एक्टर लियोनार्डो डी कैपेरियो है, और हैली बेरी है, और सारा जेसिका पार्कर हैं। ये बहुत गरीब लोग थे और उन्होंने बहुत ऊपर आके काम किया और बहुत पैसा कमाया। मगर हमें जेफ बेजोस में ये देखने को मिलता है कि उनके वालिदैन जो थे, खुसूसन जो उनके नाना थे, वो यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन में थे, और वालिद जो थे वो एक्सॉन में थे। दोनों का एक हद तक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, जो जिससे उनको बहुत ऐसा माहौल मिला जो उनको आगे बढ़ने के लिए बड़ी उनके लिए मददगार साबित हुआ। वो जो है देखें तो अगर आप
कि किस तरीके से ये अभी ट्रेंड चल रहा है एंटरप्रेन्योर्स का, तो वो बाकी ये हकीकत है कि ज़्यादातर लोग जो हैं एंटरप्रेन्योरशिप की जदीद टेक्निकों को जानने के बाद इस पोजीशन में आ रहे हैं कि जो बिलियनर बन रहे हैं। मगर ये ट्रेडिशनल सिस्टम जो था बिज़नेस का, उससे फ़र्क है और इसकी एक साइंटिफिक एनालिसिस की ज़रूरत है, जिससे आप भी इनकी सब में शामिल हो सकते हैं। दुनिया में इस वक्त बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो इस पे रिसर्च करती हैं कि दुनिया में इस वक्त सेल्फ मेड बिलियनर्स कितने हैं। तकरीबन उन्होंने उसकी फ़िगर जो है 2604 के करीब दी है, और जो टोटल 55% से ज़्यादा बनती है उन लोगों की जो सेल्फ मेड हैं। अब हम ये बात सोचने पे मजबूर हैं कि ये कौन सी ऐसी इनके पास अमेरिका के पास कुछ ऐसे कौन से वसाइल हैं जिसकी वजह से वहाँ पे बिलियनर्स बन रहे हैं। बिलियनर्स पाकिस्तान में भी बन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर वो इतने कम हैं या उनके मीन्स इतने महदूद हैं कि यहाँ पे काम करना जो है इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं महसूस होता जितना कि वहाँ पे होता है, जो डिबेटेबल है। अब हम ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो वहाँ पे लोगों को बिलियनर बना रही है और यहाँ पे जो है किसी हद तक वो एनवायरनमेंट नज़र नहीं आता। आप देखिए कि अमेरिका ने कैपिटलिज़म का जो तस्वुर था वो उसको उन्होंने दुनिया पे वारिद किया, और फिर उसके साथ उन्होंने अपने मुल्क में रिपब्लिकन टाइप ऑफ डेमोक्रेसी लेकर आए, और उन्होंने वहाँ पे अंत तक मेहनत की, और छोटे से लेके बड़े तक शख्स ने वहाँ पे मेहनत की। जब वो किसी काबिल हो गए तो उन्होंने दुनिया को ना सिर्फ ऐसी चीज़ें देनी की शुरू कर दी जिसकी उनको ज़रूरत नहीं थी। मिसाल के तौर पे उन्होंने यहाँ पे हैवी मशीनरी और हैवी गाड़ियाँ और हैवी ऐसी मैकेनिकल डिवाइसेस यहाँ पे भेजनी शुरू कर दी, और जो यहाँ के लोग उसके लिए तैयार नहीं थे। एक तरफ तो कैपिटलिज्म, फिर ऊपर से डेमोक्रेसी, फिर ऊपर से उनकी टेक्नोलॉजी, उसने यहाँ के जो दुनिया के मुख्तलिफ दूसरे ममालिक थे उनके ऊपर उनके अंदर एक डिस्रप्शन पैदा कर दी, एक ऐसा एनवायरनमेंट पैदा कर दी जिसमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या प्लानिंग की जाए। फिर उसके बाद ये भी था कि जब ये थ्योरियाँ समझने के लिए आप जाते थे तो आपको सबसे पहले ये कहा जाता है कि इसकी जो अथॉरिटी है वो अमेरिका और बरतानिया है। और आप देखिए कि हमारे जितने भी पर्सनालिटीज़ हैं उन्होंने बाहरी से तालीम हासिल की, और वो वहाँ से वो ऐसी वैल्यूज़ लेकर आए जो यहाँ के लोगों की समझ से बाहर थी, और एक क्लास डिफरेंस पैदा हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ से रिसोर्सेज लेके गए, बहुत ज़्यादा मतलब रिसोर्सेज लेकर उससे उन्होंने बिल्डअप किया, यहाँ के लोगों को गरीब किया, और बिल्कुल एक किस्म का यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। आपके पास जो तस्वुरात थे, आपके पास जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स थे, जो आपका बिज़नेस करने का तरीका था, सब चीज़ें अब बाहर से आने लग गई। ऐसे में अमेरिका और बरतानिया, खुसूसन अमेरिका के अंदर इस पूरे अरसे में जंग अज़ीम के बाद कह लें या जंग अज़ीम से पहले कह लें, अमेरिका में कोई जंग नहीं हुई। जो हुई जंग की उन्होंने बाहर की, और ये अपने तौर पे महफूज रहे। तो ये सारी खूबियाँ जो उस मुल्क को मिली, उसमें ऐसे बिलियनर्स पैदा होना कोई अजब की बात नहीं है। फिर उसके बाद ये भी देखिए कि हमें कंपेल किया जाता है कि हम पेट्रोल को या क्रूड ऑयल को इस्तेमाल करें, और हमें जो है कहते हैं गवर्नमेंट्स हमारी बदल दी जाती हैं कि आपने अगर हमारा तेल इस्तेमाल नहीं किया तो हम जो है आपको गवर्नमेंट से टॉपल कर देंगे। टर्की के ऊपर जो है ऐसे आपके समंदर से जो है अगर जहाज़ जाएगा तो आप उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लेंगे, मगर आपको हमसे पेट्रोल लेना पड़ेगा। आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर सन 1960-65 के अंदर इलेक्ट्रिक ट्रेन चल गई थी, और फिर उसके बाद यहाँ पे रेलवे ने उसको ख़त्म कर दिया, और हम फिर से डीज़ल के ऊपर आ गए। हमने IPPs लगाए, वो भी फ्यूल इंटेंसिव थे, और उसमें जो है वो भी बहुत ज़्यादा एमिशन पैदा करते थे। अब आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर सन 1960 65 के अंदर इलेक्ट्रिक ट्रेन चल गई थी, और फिर उसके बाद यहाँ पे रेलवे ने उसको ख़त्म कर दिया, और हम फिर से डीज़ल के ऊपर आ गए। हमने IPPs लगाए, वो भी
ये सारी के सारे हमारे हुक्मरान बाहर से के प्रेशर में करते आए। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि उनके जो लोग थे वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो गए और उन्होंने बहुत अपने आप को ट्रेन किया। उन्होंने ना सिर्फ अच्छी जगहों पे उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ बनाई, लाइब्रेरीज कायम की, बल्कि उन्होंने लोगों को भी बहुत ट्रेन किया और उनमें से अब एक बड़ी खेप एंटरप्रेन्योर्स की वहाँ से निकल रही है। अब ये गुफ्तगू करने के बाद हम अपनी तरफ आते हैं और हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए। हमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि देखना चाहिए कि हमारी अपनी काबिलियत क्या है, हमारी अपनी जो सोच क्या है और हम किस एनवायरनमेंट में हैं और हमें इस वक्त सबसे अहम चीज़ क्या करनी चाहिए। यानी कि हमें अपनी टाइमिंग करनी है और हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है और यही चीज़ हमें जेफ बेज़ोस में नज़र आएगी। उन्होंने सही टाइमिंग की, उन्होंने उनकी एक्सीलेंट पेरेंटिंग थी, यानी कि उनके वालिदैन बहुत उनके साथ उन्होंने बहुत अच्छा स्कूलिंग करवाई उनको और उनको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़वाया। वो ह्यूस्टन में जो है उनको पले बढ़े, फिर वो मियामी में चले गए और फिर उसके बाद उन्होंने 1986 के अंदर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर में और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने तालीम हासिल की। फिर उसके बाद उनको उस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उनको बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला जो उनके ख़यालात को उनकी सोच को आगे लेके जा सकते थे। हमारे बच्चे जो हैं वो भी अगर सही माहौल मिले तो उसमें वो अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जेफ बेज़ोस को वॉल स्ट्रीट में काम करने का मौका मिला और उनको ये भी देखा जाए कि वॉल स्ट्रीट दुनिया का वाहिद ऐसा इलाका है जहाँ पे आप काम करें तो टॉप मोस्ट ऑफिसेस वहाँ पे मौजूद हैं और वहाँ का जो एक्सपीरियंस है और वहाँ का जो एक्सपोजर है, वहाँ का जो तजुर्बा है, वहाँ पे जो मुशाहिदा है वो दुनिया में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। उन्होंने 1986 से लेके 1984 तक यानी कि तकरीबन 8 साल वहाँ पे उन्होंने काम किया, जो बहुत अहम चीज़ है। और शुरू के अंदर आदमी को काम करने का दूसरों के साथ मौका मिलता है तो वो बहुत कुछ सीख जाता है और उन्होंने अपने आने वाले वक्त के हिसाब से मुख्तलिफ जगहों पे काम किया और उसमें उनको काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला जो उनके आगे काम आया। अब उनकी मुतालिक एक चीज़ और भी आप देखिए कि अमेरिका के अंदर बहुत ऐसी पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं जिनको आप स्टडी करें तो आप कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। जैसे उसमें से एक वॉरेन बफेट हैं जिनके मुतालिक जाने तो बहुत कुछ आपको सीख जाएंगे और दूसरे जेमी डिमॉन हैं, जेपी मॉर्गन चेस के, और बॉन एगर हैं जो वॉल्ट डिज्नी के हैं। ये सब ने उनको बहुत ज़्यादा उनके ऊपर इन्फ्लुएंस किया और उनके लीडरशिप स्टाइल ने उनके ऊपर बहुत सारे अच्छे मुस्बत असरात पैदा किए और जो ज़्यादा कारआमद साबित हुए। उन्होंने अपनी बिज़नेस करने का जो स्टाइल है उसके अंदर बहुत चीज़ें देखने वाली को मिलती हैं और ये सारा का सारा का मुशाहिदा था, एक्सपीरियंस थे और लोगों के पर्सनालिटीज़ को जो उन्होंने अपने सामने रख के फ़ैसले किए उनको देखा जाए तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे असूल और ज़वाबित बनाए जिनसे उनको बहुत फ़ायदा हुआ। उसमें से एक चीज़ हम डिस्कस करते हैं, वो उनके 5 असूल हैं। पहले उन्होंने जो असूल दिया वो जो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर था वो था कस्टमर की तरफ आप देखिए, आप कंपटीटर की तरफ ना देखिए। देखिए ये जा रहे हैं एक इनोवेटिव
मार्केट के अंदर, जहाँ पे मतलब एक ऐसी मार्केट में जो कभी कोई काम कभी किसी ने किया नहीं। तो जब किसी ने कोई काम नहीं किया तो उधर तो कंपटीटर को आप नहीं देखेंगे ना, तो वहाँ पे तो आप कस्टमर की नीड को देखेंगे, उसकी ज़रूरत को देखेंगे। और अगर आप कोई ऐसी जगह कोई काम कर रहे हैं जिसमें कंपटीटर ऑलरेडी मौजूद हैं, तो ज़ाहिर है आप उसी तरीके से काम करेंगे। इसमें ये चीज़ देखने वाली है कि उन्होंने 2 चीज़ों में से एक चीज़ को की दी जो उनके बिज़नेस के नेचर के हिसाब से। फिर उसके बाद उनकी जो बिज़नेस वेंचर्स थे वो इनोवेशन के ऊपर थे, यानी कि वो ऐसी चीज़ लेकर आते थे जो कभी इससे पहले नहीं थी। तो उसके अंदर उनका रिस्क फैक्टर ज़्यादा था। जहाँ प्रॉफिट ज़्यादा था वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा था। जिन कंपनीज़ के अंदर प्रॉफिट ज़्यादा होता है, आप उसके लिए रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं कभी आप करेंगे और ना ही आपको करना चाहिए कि प्रॉफिट कम हो और आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हो। हमेशा रिस्क हमेशा उधर लिया जाता है जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा हो। और आप जो हैं अब ऐसी सिचुएशन में जिसमें सामने कुछ नज़र ना आ रहा हो, आपको अपने स्टाफ्स का मोरल भी बहुत उनका जो जोश और जज्बा होता है उसको भी बहुत ज़्यादा अहमियत देनी पड़ती है। और उसमें ऐसा एक माहौल पैदा करना पड़ता है जो इससे पहले कभी किसी ने पैदा नहीं किया होता, और आपको हर चीज़ नए सिरे से करनी होती है और आप में लोगों को ट्रेन भी करना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो थीं उन्होंने अपने तजुर्बे से भी देखी और अपने प्रोडक्ट को भी देखा कि जो वो लेकर आने चाह रहे थे उसमें एक ख़ास किस्म के माहौल की ज़रूरत थी जो को उनको लाना ज़रूरी था। इस सारी चीज़ों का नतीजा वो आदमी उसी वक्त निकाल सकता है जब उसने सही वक्त पे जो है अपना कैरियर शुरू कर, यानी कि आप जब पढ़ने की उम्र में हो या आप इब्तदाई ज़िंदगी में हो, तो आपको पहले से जो है सोच समझ लेना चाहिए कि आपने किस तरीके से चीज़ों को आगे लेके चलना है और आपकी टाइमिंग क्या रहेगी और आपकी प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी। एक बड़े आदमी में और एक छोटे आदमी में सिर्फ एक ही चीज़ फ़र्क होती है, वो ये कि बड़ा आदमी हर चीज़ को टाइम का के हिसाब से करता है, जिस वक्त उस चीज़ को किया जाना ज़रूरी होता है। और वो जब भी उसके सामने कोई चीज़ आती है तो ये देखता है कि सबसे ज़्यादा अहम चीज़ कौन सी है जिसको उसको हैंडल करना चाहिए, और इन सारी चीज़ों का जो फैसला करना होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेज की ज़रूरत होती है कि देखने में तो सब चीज़ें ही अहम लग रही होती हैं, मगर ये सिर्फ एक्सपीरियंस ही होता है जिसमें आपको पता चलता है कि किस वक्त आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है और जो आपकी बड़ी गेम के अंदर अहमियत की हामिल है। तो इसको मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि बड़े लोगों में और छोटे लोगों में सिर्फ ये फ़र्क है कि उनकी टाइमिंग और उनकी प्रायोरिटी सेट करने की सलाहियत बहुत फ़र्क होती है। और जो लोग इसमें सलाहियत पैदा कर लेते हैं, वो जिसका इल्म और सोच समझ और सही उस्तादों से के साथ काम करने से हासिल होता है, वही लोग कामयाब होते हैं। अब हमने ये देखना है कि जेफ बेज़ोस के साथ चलते हुए कि हमें बिज़नेस आइडियाज़ किस किस्म के बेहतर हमारे लिए रहते हैं। हमारे अपने मुल्क की एक इकॉनमी है और के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का अभी जो एनवायरनमेंट है वो बनता चला जा रहा है। उसके सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट इस वजह से भी आ रही है कि हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं। अब नए बच्चों को जो होते हैं वो ऐसे बिज़नेसेस के अंदर जिसके अंदर ग्लैमर होता है और उसके अंदर रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है और जिसके अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर भी नहीं है, उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं और उनको नाकामी होती है। अब ऐसे बिज़नेसेस की तरफ जाएं जो प्रॉफिटेबल हों और यहाँ पे उसके लिए रिसोर्सेज एनफ हों जो आप जिनके ऊपर काम कर सकें। फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो भी बड़े अजीब-ओ-गरीब तरीके से हमारे साथ हेल्प आउट हो सकती है। कई कैटेगरीज़ ऐसी हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट बज़ाते खुद चाहती है कि आप उसमें काम करें, और हमारी जो है जो एक मीडिया है वो तो इस वक्त बिल्कुल इस मामले में ज़ीरो चल रहा है कि इस चीज़ की अहमियत के मुतालिक। मगर ये सारी चीज़ें जेफ बेज़ोस के साथ नहीं हैं। उसके साथ जो है उसने एक अच्छी लाएअमल तैयार किया और फिर उसके बाद आस्ता-आस्ता वो गवर्नमेंट की तवज्जो भी उसने हासिल की। वो उसके बहुत सारे तरीके थे
कुछ तरीके उन्होंने जो है इश्तिहार भी दिए, और कुछ उनके जो था ट्रंप ने ऐसी कुछ गुफ्तगू कर दी, और फिर उसके बाद उनके अपने गवर्नमेंट के जो लोग थे उन्होंने ऐसी गुफ्तगू कर दी जिससे मीडिया अटेंशन उन्होंने ग्रैब की। और मीडिया अटेंशन ग्रैब करने के बाद हालांकि वो सारी की सारी बातें जो की गई थी उनके मुतालिक वो नेगेटिव थी, और उनमें कुछ सही भी थी और गलत भी थी, मगर जो असल चीज़ जो थी वो ये कि वो लोगों के अंदर तवज्जो हासिल कर सके, और फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी ग्रो भी किया। तो गवर्नमेंट जो है इसको कहते हैं वो आपको सपोर्ट करती है उस वक्त जब आप ने कुछ मराहल तय कर लिए हों, उस वक्त तो बहुत ज़्यादा करती है। और कुछ ऐसी कैटेगरीज़ हैं गवर्नमेंट की अवेलेबल जिसके अंदर वो खुद चाहती है कि आप उसमें एंटर हों। अब उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके मुतालिक भी आप बात कीजिए कि उनके कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो शुरू से ही बहुत अच्छे रहे, वो उन्होंने बहुत अच्छी जगहों पे तालीम हासिल की, उनके वालिदैन की अच्छी क्रेडेंशियल्स थी, और उन्होंने जितना अपना लाइफस्टाइल बनाया वो भी लोगों की तवज्जो की तरफ जाता है। पहले बिल्कुल ही से वो ऐसे शख्स लगते थे जो ख़र्चा वगैरह बिल्कुल नहीं करते, मगर जैसे जैसे उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को तब्दील उस वक्त किया जब उसकी उनको ज़रूरत थी, और जैसे उनके इमेज मार्केट में आने वाला था उससे पहले उन्होंने अपने आप को तब्दील कर लिया। तो अब भी हम जो चीज़ें देखने को हमें मिल रही हैं वो ये कि आपकी असल चीज़ है लाएअमल, और गैर जज्बाती लाएअमल जो आपको आगे ले जा सकता है। और उसके बाद आपकी अपनी टेक्निक कि आपको अपने साथ के लोगों को शामिल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे जेफ बेज़ोस जो हैं ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जिनको वो ख़ुद तारीफ़ करने पे मजबूर हों। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम मज़ीद तफसील के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे, और हमारा एक कॉन्टेक्स्ट होगा जिसके हिसाब से हम जब डिस्कशन करेंगे तो वो आपके लिए मायने ख़ेज़ होगी। और जैसे जैसे ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा आपको मज़ीद बातें पता चलती चली जाएंगी, और उनकी जो तफसील है वो आपके लिए प्रैक्टिकली काम आएगी, और इंशाअल्लाह आप कामयाबी की तरफ जाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। शुक्रिया।